बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो नंबर 6 हफ्ता नंबर 7 उर्दू की पीरियड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और हफ्ता नंबर 7 की तरफ चलने से पहले हम अपने हफ्ता नंबर 6 पे नज़रसानी करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। तो हफ्ता नंबर 6 में जो हमारा मौजू था वो था हुब्बुल वतनी, और जो उसके उन्वान थे हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत के बारे में हमने पढ़ा था। और उसके उन्वान जो थे वो थे हमारे तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा, और दूसरा उन्वान जो था हमारा वो था गांव अच्छे या शहर। तो और हफ्ता नंबर 6 में जो हमने काम किया था वो इन दोनों असबाक में जो हमने काम किया था वो थे कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब, कसीरुल इंतखाबी सवालात किए थे हमने, और अल्फाज मायने किए थे, मुख्तसर और तफसीली सवाल जवाब किए थे। ये था हमारा हफ्ता नंबर 6 का काम। अब आ जाते हैं हम हफ्ता नंबर 7 की जानिब। हफ्ता नंबर 7 में जो हमारा मौजू है जो हमारा वो है कवाइद। कवाइद में जो हमारे उन्वान हैं आज के वो है जो हम पढ़ेंगे दरख्वास्त नवेसी और मजमून नवेसी। ये दो उन्वान हैं जो कि आज हम यानी कि हफ्ता नंबर 7 में पढ़ेंगे। अब हम इसकी तरफ जाने से पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले हम देखते हैं मजमून नवेसी की तरफ चलते हैं। तो मजमून नवेसी क्या है, मजमून ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है। तो इसकी तरफ आने से पहले हम पढ़ेंगे कि मजमून किसकी किस्म है, क्या है। इसकी तरफ जाने से पहले हम नसर की तारीफ करेंगे, तो फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मजमून क्या है और कहाँ से आया है। तो नसर की तारीफ क्या है। नसर के लफ्जी मायने हैं बिखेरने के, मगर इस्लाम में इसको नसर कहा जाता है, और नसर लिखने वाले को नसर निगार कहा जाता है। नसर की मुख्तलिफ अक़साम हैं। सवानिगारी, मजमून नवेसी, दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा, इंशाइया, वाक़या निगारी, तंज़ो मज़ा, रवादात नवेसी, सफ़रनामा, खाका निगारी, तनक़ीद, मकाला, आप बीती, ये सब नसर की अक़साम हैं। और मजमून नवेसी जो कि आज हम पढ़ेंगे वो भी नसर का हिस्सा है, यानी नसर की एक किस्म है। तो हम आ जाते हैं मजमून नवेसी की तरफ। तो मजमून क्या है। मजमून नसर की एक किस्म है जिसमें किसी भी एक मौजू पे अपने ख्यालात और जज्बात का तहरीरी इजहार किया जाता है, यानी कि लिखकर हम उसका इजहार करते हैं। तो मजमून लिखने के लिए कोई क़ैद या कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ इसी मौजू पे लिखा जाएगा, या एक कोई मौजू दे दिया जाए कि हमें सिर्फ उस पे ही लिखना है, हमें उसके अलावा हम नहीं लिख सकते। तो ऐसा नहीं है। मजमून हम किसी भी मौजू पर लिख सकते हैं। दुनिया के हर मामले पर जिस पर आप चाहें मजमून लिख सकते हैं अपने अल्फाजों में। तो इसके लिए कोई क़ैद, कोई पाबंदी नहीं है। आप अपनी पसंदीदा शख्सियत पे मजमून लिख सकते हैं, अपने वतन पे मजमून लिख सकते हैं, आप अपने स्कूल पे मजमून लिख सकते हैं, अपने घर पे लिख सकते हैं, आपकी जो पसंदीदा शख्सियत है, और जो भी आपको जो कोई खेल पसंद है आप उस खेल के बारे में पूरा मजमून लिख सकते हैं। यानी कि आप हर मौजू पे मजमून लिख सकते हैं। इसके लिए कोई क़ैद और पाबंदी नहीं है। तो मजमून लिखने की कुछ शराइत होती हैं कि मजमून कहाँ से शुरू किया जाए,
कैसे शुरू किया जाए और उसको कहाँ से शुरुआत की जाती है, फिर उसमें जो हम लिखते हैं जो उसका मवाद होता है वो कहाँ से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, हम मजमून का इख्तिताम कैसे करेंगे अपना, ये इन सब बातों का ख्याल रखना जरूरी है। तो मजमून लिखने के लिए सबसे पहले आप अपना उन्वान मुंतखब करेंगे कि आपको किस उन्वान पे लिखना है। आप अपनी पसंदीदा शख्सियत पे लिख रहे हैं, आप अपने वतन पे लिख रहे हैं मजमून, या किसी भी मौजू पे आप मजमून लिख रहे हैं, तो सबसे पहले अपना उन्वान मुंतखब करेंगे कि उन्वान के बाद जब आप आएंगे मजमून की शुरुआत या आगाज जब करेंगे, तो इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि मजमून का आगाज या शुरुआत बहुत दिलचस्प होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को अपनी जानिब मुतवज्जा कर सके। तो उसके लिए आप किसी शेर से भी मजमून शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपनी पसंदीदा शख्सियत पे मजमून लिख रहे हैं तो आप उनका कोई कौल लिख सकते हैं उसके आगाज में मजमून के, और अगर आप किसी शायर के बारे में लिख रहे हैं तो आप उस शायर का कोई भी एक शेर लिख सकते हैं आगाज में। और अगर आप किसी जगह के बारे में लिख रहे हैं तो उस जगह की कोई खूबी लिख सकते हैं जो उस जगह की अहम खूबी है। और अगर आप अपने स्कूल पे लिख रहे हैं या घर पे लिख रहे हैं तो आप उसकी शुरुआत उसी हिसाब से कर सकते हैं जो आपको उसमें लगे कि आप ये लिखेंगे तो इससे आपके मजमून में एक जान पैदा हो जाएगी और पढ़ने वाले को अपनी जानिब मुतवज्जा कर सकेगी। ठीक है, तो मैंने अपने जो मजमून आज का जो मैंने अपना उन्वान मुंतखब किया है वो है हुब्बुल वतनी, यानी वतन से मोहब्बत के बारे में। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने मजमून की तरफ, इसमें मैं आपको मजमून लिखने का पूरा तरीका बताऊंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अपना उन्वान मुंतखब करेंगे हम, तो मैंने अपना उन्वान मुंतखब किया। उन्वान क्या था मेरा? हुब्बुल वतनी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी मजमून लिखने से पहले हम उन्वान मुंतखब करेंगे कि जिसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, तो मैंने जो उन्वान मुंतखब किया है वो है हुब्बुल वतनी, यानी कि मैं जो मजमून जो लिखूंगी वो वतन से मोहब्बत पे लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद शुरुआत या आगाज हम कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी शायर के बारे में लिख रहे हैं तो किसी शेर से आप उसका आगाज कर सकते हैं। अपनी पसंदीदा शख्सियत के बारे में लिख रहे हैं तो उनका कोई कौल लिख सकते हैं, आप उससे अपने मजमून का आगाज कर सकते हैं। और वतन से मोहब्बत पे भी अगर आपको कोई शेर पता है, आपको याद है, तो आप उससे भी अपने मजमून का आगाज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शेर से अपने मजमून का आगाज किया है। ए वतन तुझसे नया अहदे वफा करते हैं, माल क्या चीज है हम जहां फिदा करते हैं। ठीक है, मैंने इस शेर से अपने मजमून का आगाज किया है। उसके बाद हम आ जाते हैं नफ्से मजमून। ठीक है, हमें अब नफ्से मजमून में हम ने जो अपना उन्वान मुंतखब किया है हम उसके बारे में सब कुछ लिखेंगे। हम मजमून में क्या कहना चाह रहे हैं उसकी खूबियों को बयान करेंगे। तो जैसा कि मेरा उन्वान है हुब्बुल वतनी, तो मैं अपने वतन से मोहब्बत पर ही बात करूंगी, उसमें लिखूंगी। ठीक है, वतन से मोहब्बत एक फितरी जज्बा है, हर जानदार को अपने वतन से मोहब्बत होती है। परिंदा भी होता है तो वो भी अपने वतन अपनी जगह से मोहब्बत करता है। क्यों? क्योंकि वो तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाता है, वहां रहता है, तो उसको उस जगह से मोहब्बत हो जाती है। वतन से मोहब्बत एक फितरी जज्बा है जो कि हमारे अंदर कुदरती मौजूद है कि हमें अपनी जगह से मोहब्बत हो जाती है। वतन परिंदा भी अपने मस्कन से बिछड़कर तड़पता है, यानी उसको अगर हम कैद कर दें, किसी दूसरी जगह भेज दें, तो वो तड़पता है अपनी जगह पर वापस जाने के लिए। अपनी जगह से मोहब्बत में तड़पता है वो, क्योंकि उसको अपनी जगह से मोहब्बत हो जाती है। तो हमें भी अपने वतन से मोहब्बत है और हम सब ये बात जानते हैं कि हमारा वतन अजीज जो कि बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है, ये हम एक आज़ाद ममलिकत के बाशिंदे हैं और हमें पता है कि हमारा वतन बहुत कुर्बानियों से हासिल हुआ है। हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां देकर ये ममलिकत
हमारे पास छोड़ कर गए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने वतन की हर शय की हिफाजत करें, उससे अपने वतन के साथ मुखलिस रहें और उसकी हर शय का ख्याल रखें, हर चीज़ का ख्याल रखें। और जो हमारे बुजुर्ग जो हमारे पास ये ममलिकत छोड़ के गए हैं, उसके लिए हम अपनी जान तक कुर्बान कर दें। अगर उस पर कोई बात आए तो अगर हमारे वतन पे कोई बात आए तो हमें अपनी जान भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी तारीख जो है वो हमें यही सबक देती है ना कि हमने अपना वतन हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। हमारे बुजुर्ग जो चले गए हैं, जो कि आज हम में मौजूद नहीं हैं, तो उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं इस वतन को हासिल करने के लिए। तो क्यों? क्योंकि उन्हें मोहब्बत थी कि वो अपने एक अलग वतन में रहें, एक आज़ाद जिंदगी गुजारें। तो उन्हें अपने वतन से भी मोहब्बत थी, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करें। उसके बाद हम लिखेंगे अपने वतन की तमाम खूबियों के बारे में कि हमारे वतन की क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अपनी जानिब मुतवज्जा करती हैं। दरियाओं के बारे में आप लिख सकते हैं, यहाँ के खूबसूरत मकामात के बारे में आप तफसील से लिख सकते हैं। और अपने जैसे पाकिस्तान के 4 सूबे, तो आप हर सूबे के बारे में, उसकी अलग अलग खूबियों के बारे में आप लिख सकते हैं, ताकि आप हर चीज़ के बारे में अपने वतन की लिख सकते हैं अपने मजमून में। यानी नफ्से मजमून में, आगाज के बाद नफ्से मजमून में आप हर चीज़ लिख सकते हैं, अपने वतन की हर शय के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इख्तिताम कैसे करेंगे आप मजमून का, कि वतन से मोहब्बत के अलावा भी इसकी सलामती, इसकी बका और इसकी तरक्की के लिए हमारी जिम्मेदारी है। कि अब हमारी क्या जिम्मेदारी है बहैसियत एक तालिबे इल्म, एक शहरी के, हमारी क्या जिम्मेदारी है जो हम अपने वतन के साथ निभा सकते हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ हम अपने फ़राइज़ अंजाम दें, अपने वतन के साथ हम कितने मुखलिस हैं, हमें इस बात का सबूत कैसे देना है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका इजहार कैसे करेंगे और हम अपने मुल्क को कैसे संभालेंगे। तो ये था मजमून। यानी अब अगर आप किसी पसंदीदा शख्सियत के बारे में लिख रहे हैं, मैंने तो हुब्बुल वतनी का उन्वान मुंतखब किया है, ठीक है। अगर आप किसी पसंदीदा शख्सियत के बारे में लिख रहे हैं या किसी शायर के बारे में लिख रहे हैं, तो आप सबसे पहले किसी शेर से या उनकी किसी भी पसंदीदा कौल से आप आगाज करेंगे, ठीक है, अपने मजमून का आगाज करेंगे। उसके बाद आप जिस पसंदीदा शख्सियत के बारे में या किसी शायर के बारे में या किसी भी जगह के बारे में लिख रहे हैं मजमून, तो आप उसके बारे में लिखेंगे। किसी शायर के बारे में लिख रहे हैं तो उनकी जिंदगी पे नजरसानी करेंगे और उनकी जो जिंदगी है उसके बारे में पूरा लिखेंगे, ठीक है। अगर किसी पसंदीदा शख्सियत के बारे में लिख रहे हैं तो उनके बारे में आप पूरा लिखेंगे, उनकी पैदाइश से लेकर उनकी रिहाइश, उनकी तालीम, इस सब के बारे में आप अपने मजमून में लिखेंगे, ठीक है। उसका अख्तिताम कैसे करेंगे, अगर वो हयात हैं तो उनके बारे में लिखेंगे, और अगर वो वफात पा चुके हैं, जिस शख्सियत या शायर के बारे में आप लिख रहे हैं, तो आप उनके जो उन्होंने जो कारनामे सारे अंजाम दिए वो लिखेंगे, और उसके बाद उनकी वफात के बारे में लिखकर अपने मजमून का इख्तिताम करेंगे, ठीक है। मैंने हुब्बुल वतनी का इख्तिताम कैसे किया कि वतन के मोहब्बत का इजहार हम कैसे करेंगे, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं जो कि हमें सारे अंजाम देनी है, ठीक है। ये था हमारा मजमून। अब हम आ जाते हैं, हमारा दूसरा उन्वान जो है आज का वो है दरख्वास्त नवेसी। और दरख्वास्त हमें किस मौजू पे लिखनी है, वो हमें दरख्वास्त का जो हमारा उन्वान है वो है सफाई के महकमे के अफसर आला के नाम हमें दरख्वास्त लिखनी है। तो हम आ जाते हैं अपनी दरख्वास्त की जानिब कि दरख्वास्त किस तरह लिखी जाती है, उसका आगाज कैसे किया जाएगा, उसमें जो हम लिखेंगे नफ्से मजमून उसमें हमारा क्या होगा, और उसका इख्तिताम कैसे किया जाएगा वो हम लिखना सीखेंगे। दरख्वास्त नवेसी की तरफ आने से पहले, लिखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ दरख्वास्त क्या होती है। दरख्वास्त फारसी जबान का लफ्ज है। दरख्वास्त की तारीफ में बता रही हूँ आपको। दरख्वास्त फारसी जबान का लफ्ज है जिसके लफ्जी मायने अर्जी, गुजारिश, ख्वाहिश या आरजू के इस्लाही तौर, इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर कोई भी मसला तहरीरी तौर पर किसी हाकिम या अफसर तक पहुंचाया जाए
तो वो क्या कहलाता है? दरखास्त। यानी कि लिखकर अपना कोई मसला किसी हाकिम या अफसर तक पहुंचाया जो जाता है वो दरखास्त के जरिए पहुंचाया जाता है। तो दरखास्त लिखने के लिए क्या क्या हिदायत है हमारे पास? सबसे पहले तो दरखास्त के लिए आप किसी साफ सुथरे और नया सफ़ा लेंगे। सफ़ा वो बीच में से आधा ना हो, कहीं से फटा हुआ, मुड़ा हुआ या गंदा ना हो। दरखास्त के लिए एक नया साफ सुथरा सफ़ा लेंगे, ठीक है। उसमें फिर आप तालिब इल्म हैं तो कमरा इम्तिहान से आगाज करेंगे, ठीक है। तारीख लिखेंगे, अपने इलाके का नाम लिखेंगे। अब जैसा कि आज के हमारी दरखास्त का जो उन्वान है वो है सफाई के महकमे के अफसर आला के नाम दरखास्त लिखना। तो सफाई के महकमे के अफसर आला के नाम आप अहले इलाका दरखास्त दे रहे हैं, तो वो जिसके नाम हम दरखास्त दे रहे हैं कहाँ जाएगी हमारी दरखास्त? म्यूनिसिपल कमेटी के नाम जाएगी, ठीक है। तो हम म्यूनिसिपल कमेटी के नाम अपनी दरखास्त देंगे, सही है। और उसके बाद हम अपनी दरखास्त का आगाज करेंगे। आ जाते हैं दरखास्त कहाँ से लिखी जाती है, कैसे शुरू की जाती है। सीधे हाथ से हम अपनी दरखास्त लिखना शुरू करेंगे। सीधे हाथ पे बिल्कुल कॉर्नर से हम अपनी दरखास्त लिखना शुरू करेंगे, सही है। सबसे पहले कमरा इम्तिहान लिखेंगे, मोरखा यानी तारीख आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने इलाके का नाम लिखेंगे, यानी कि इलाके का नाम आपके क्या है? लांडी, और शहर आपका क्या है? कराची, ठीक है। यहां से हम अपनी दरखास्त शुरू करेंगे। कमरा इम्तिहान, तारीख लिखेंगे, उसके बाद लांडी, कराची, ठीक है। अब आप दरखास्त किसके नाम लिख रहे हैं? इलाके के अफसर आला के नाम लिख रहे हैं ना, म्यूनिसिपल कमेटी के नाम आप अपनी दरखास्त लिख रहे हैं, अपना मसला बयान कर रहे हैं अपने इलाके का। तो जहां आपने ये लिखा है तीसरी लाइन में कराची, उसके बाद इधर से ही आप आ जाइएगा बखिदमत जनाब अफसर आला म्यूनिसिपल कमेटी, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद आप वापस सीधे हाथ पे आ जाएंगे, ठीक है। जहां आपने कमरा इम्तिहान, मोरखा यानी तारीख लिखी थी, लांडी कराची लिखा था, ठीक है, उधर ही हम अपनी 5वीं लाइन पे आ जाएंगे, सही है। यहां लिखेंगे जनाब आली, सही है। जनाब आली से हम अपनी दरखास्त का आगाज करेंगे, ठीक है। अब यहां लिखते हैं आगाज, कि हम आगाज कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रही हूं, लेकिन ये आप ये नहीं लिखेंगे आगाज कैसे करेंगे मैं वो आपको बता रही हूं कि हम दरखास्त का आगाज कैसे करेंगे। तो हम दरखास्त का आगाज करेंगे मोदबाना गुजारिश अर्ज। अब म्यूनिसिपल कमेटी के नाम लिख रहे हैं तो आपकी दरखास्त का उन्वान कुछ भी हो सकता है। आपके इलाके के जो मसाइल हैं, अब वो सफाई के नाकिस इंतजामात हैं, सेवरेज का निज़ाम है, पानी नहीं आ रहा आपके इलाके में, लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है, गैस की लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है और सफाई का निज़ाम खराब है, तो आप इसमें से कोई भी उन्वान मुंतखब करके उसके बारे में आप दरखास्त लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगाज उसका हमने किया है मोदबाना गुजारिश अर्ज है कि अब आप लिखेंगे यहां कि हम अहले इलाका, अब आपका मसला क्या है वो वहां आ जाएंगे इधर, नफ्से मजमून में अब आप बताएंगे। आप अब जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर बता देती हूँ सेवरेज का, तो आप इस पे ऐसे दरखास्त लिख सकते हैं कि हमारे इलाके में
गुज़िश्ता कई रोज से सीवरेज का पानी जमा है, जिसकी वजह से लोगों का चलना फिरना दुश्वार हो चुका है। जगह जगह गटर उबले हुए हैं, उसके गंदे पानी जमा होने की वजह से इलाके में मच्छरों की बहुतायत हो गई है, चलना फिरना मुश्किल हो गया है और पानी जमा रहने की वजह से गलियां और सड़कें भी खराब हो रही हैं। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ सीवरेज पे ना, सीवरेज पे तो उसका पानी खड़ा होने से आपके इलाके में क्या मसाइल दरपेश है, उसके बारे में आपको बताया कि आप वो अपनी दरखास्त में लिखिए कि पानी जमा होने से क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं आपको, तो वो आप लिख के बताएंगे सीवरेज के निज़ाम के बारे में। ठीक है, पूरा आप लिख देंगे। यहाँ दरखास्त ज्यादा तफसील से नहीं लिखी जाती कि मजमून की तरह आप बहुत बड़ी लिखने बैठ जाएं, नहीं, अहम नुकात जो आप हल करवाना चाह रहे हैं, जो ज्यादा आपके मसले हैं वो आप लिखिए, उसमें से अहम नुकात आप अपनी दरखास्त में लिखिए। ठीक है, वो लिखने के बाद इसका इख्तिताम आप कैसे करेंगे? अब इख्तिताम आप ऐसे करेंगे कि आपने अपनी दरखास्त में पूरा मसला उनको बता दिया है, बयान कर दिया। अब आप चाहते हैं ना कि आपका मसला जल्द अज जल्द हल हो जाए, जिस परेशानी में आप अहले इलाका हैं वो मसला आपका हल हो जाए और उस परेशानी से आपको निजात मिले, तो आप यहां पर लिखिएगा कि उम्मीद करते हैं कि आप जल्द अज जल्द हमारे मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां पर आप लिखकर अपनी दरखास्त का इख्तिताम करेंगे। सही है, उसके बाद आप आ जाइएगा, यहां पर लिखिएगा दरखास्त गुजार। तो दरखास्त जो म्यूनिसिपल कमेटी के नाम जा रही है तो वो अहले इलाका की तरफ से जा रही है, तो दरखास्त गुजार में आप लिखेंगे अहलियाने इलाका। अहलियाने इलाका तो ये लिखकर आप अपनी दरखास्त का इख्तिताम करेंगे। ठीक है, एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, दरखास्त आप कैसे लिखेंगे, सीधे हाथ से शुरू करेंगे, तारीख लिखेंगे, अपने इलाके का नाम और शहर का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दरखास्त आपको लिखनी है सफाई के महकमे के अफसर आला के नाम लिखनी है। तो आप जहां आपने अपने इलाके का नाम खत्म किया है उधर से ही आप चौथी लाइन में वहीं से शुरू करेंगे, बखिदमत जनाब अफसर आला म्यूनिसिपल कमेटी। ठीक है, उसके बाद आप अगली लाइन पर वापस अपने सीधे हाथ पे आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि पांचवी लाइन पे, पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन में आपने ये लिखा। ठीक है, पांचवी लाइन में आप आ जाएंगे जनाब आली। अब आगाज आप कैसे करेंगे, मोतबाना गुजारिश अर्ज है कि हम अहले इलाका, जो आपके इलाके का नाम है वो लिख देंगे। ठीक है, वो लिखने के बाद लेकिन आप ये आगाज नहीं लिखेंगे, आप यहां से ही शुरुआत करेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि आगाज कैसे करेंगे। ठीक है, तो मोतबाना गुजारिश अर्ज है कि हम अहलियाने इलाका, ठीक है, किस मसले, क्या मसला है आपका, वो आप नफ्से मजमून में उस मसले के अहम अहम नुकात लिख देंगे। अब चाहे वो सीवरेज का मसला हो, आपके इलाके में पानी, बिजली की लोड शेडिंग ज्यादा हो रही हो, गैस की लोड शेडिंग हो रही हो, या पानी नहीं आ रहा हो, और सफाई के नाकिस इंतजामात हो, तो आप किसी भी उन्वान को मुंतखब करके उस पे नफ्से मजमून में आप वो बयान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपनी दरखास्त का इख्तिताम कैसे करेंगे, इख्तिताम करेंगे कि आप उम्मीद करते हैं कि आप जल्द अज जल्द हमारे मसले पे नजरसानी करेंगे और इस मसले को हल करने की जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद उल्टे हाथ पर आप क्या लिखेंगे, दरखास्त गुजार कौन है, अहलियाने इलाका की तरफ से जा रही है ना, किसी एक की तरफ से तो नहीं जा रही। तो दरखास्त गुजार में आप लिखेंगे अहलियाने इलाका, अलिफ बे जीम करके आप अपनी दरखास्त का इख्तिताम कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं घर के काम की तरफ।
आज हमने क्या किया था, 2 उन्वान थे हमारे आज के कवायद में से, दरखास्त नवेसी और मजमून नवेसी। तो घर के काम में आपको क्या लिखना है, सबसे पहला तो आपका तो सबसे पहला जो आपका है वो है उन्वान हमारा वतन पर आपको मजमून लिखना है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका दूसरा जो आपका है वो है म्यूनिसिपल कमेटी के अफसर आला के नाम आप दरखास्त लिखेंगे। आपके इलाके में जो भी मसला है, पानी की कमी, बिजली की लोड शेडिंग या गैस की लोड शेडिंग, ठीक है। तो आपका घर का काम क्या है, जैसा कि आज हमने पढ़ा था दरखास्त नवेसी और मजमून नवेसी। तो आपका घर का काम क्या है, सबसे पहला है आपका उन्वान हमारा वतन पे मजमून लिखना है आपको। मजमून कैसे लिखा जाएगा, कहाँ से उसका आगाज किया जाएगा, नफ्से मजमून कैसे लिखा जाएगा, उसमें क्या लिखा जाएगा, ठीक है, उसका इख्तिताम कैसे किया जाएगा, वो सब हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो आप भी बिल्कुल वैसे ही लिखने की कोशिश करिएगा कि आपका मजमून भी बिल्कुल वैसे ही हो, सही है। उसके बाद आ जाते हैं, दूसरा हमारा था दरखास्त नवेसी, सही है। तो दरखास्त नवेसी में आप लिखेंगे म्यूनिसिपल कमेटी के अफसर आला के नाम, पानी की कमी, बिजली की कमी, लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग के मसले के हल के लिए आपको दरखास्त लिखनी है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको और बता देती हूँ मजमून की तारीफ और दरखास्त नवेसी की तारीफ, ठीक है। मजमून क्या है, नसर की वो किस्म है जिसमें किसी एक मौजू को लेकर अपने ख्यालात और जज्बात का तहरीरी इजहार किया जाए। इसके लिए कोई कैद, कोई पाबंदी नहीं है कि आप इतना लिखें या इसी उन्वान पे लिखें। मजमून के लिए ऐसी कोई कैद और पाबंदी नहीं है, ठीक है। उसके बाद दरखास्त क्या थी, दरखास्त हमने पढ़ा था। दूसरा हमारा दरखास्त नवेसी था, वो था दरखास्त फारसी जबान का लफ्ज है जिसके लग़वी मायने है अर्जी, गुजारिश या ख्वाहिश के इस्लाही, इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर अपना मसला तहरीरी तौर पर हाकिम या अफसर आला के पास पहुंचाना, ठीक है। वो दरखास्त के जरिए पहुंचाया जाता है, सही है। आज हमने ये पढ़ा था दरखास्त नवेसी और मजमून नवेसी। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बार बार देखिए और अपना काम वक्त पे मुकम्मल कीजिए और उसे याद कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और यह आपकी आखिरी वीडियो थी कि हफ्ता नंबर 7 ये आपकी आखिरी वीडियो थी। अब उसके बाद अगले हफ्ते यानी आने वाले हफ्ते में हम जितना भी हमने मुताल्ला किया है, जो हमने पढ़ा है, उन सब का सरसरी तौर पे जायजा लेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।